नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा। इमिग्रेशन पर सख्ती के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, 3 लाख भारतीयों पर पड़ेगा असर। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का किया इनॉग्रेशन। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। एक साथ होंगे 5 क्रूज पार्क। हर साल आएंगे 10 लाख टूरिस्ट। वोट चोरी पर राहुल गांधी का बयान। मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की, हमारे पास पुख्ता सबूत। जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहे हैं। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन। स्टूडेंट टीचर किसी को भी इजाजत नहीं। डिप्टी डायरेक्टर को औचक निरीक्षण के निर्देश। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़, एक जवान शहीद। जैश के 3 आतंकी छिपे होने की खबर। किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदकों पर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए का वार्षिक शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को हायर करना महंगा हो जाएगा, जिससे वे नौकरियां भारत जैसे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं। हर साल जारी होने वाले 85,000 H-1B वीजा में से करीब 72% भारतीयों को मिलते हैं ये वीजा। ऐसे में यह नीति भारत के IT सेक्टर के लिए वरदान साबित हो सकती है कि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में स्किल्ड टैलेंट का तलाश तेज करेंगी, जिससे देश में रोजगार और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। लेकिन यह कदम अमेरिका की इनोवेशन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है और वैश्विक टैलेंट को दूर कर सकता है। यह फीस 21 सितंबर 2025 से लागू होगी और 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक इसे बढ़ाया न जाए। अगर कोई H-1B वीजा कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख रुपए भुगतान करना होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 4 दशक से भी ज्यादा लंबे कैरियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। मोहनलाल न सिर्फ मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेर चुके हैं। उन्हें 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रही है कि श्री मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल की अद्भुत सिनेमाई यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। ये महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भारतीय सिनेमा में अपने ऐतिहासिक योगदान के लिए सम्मानित हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अहम खबर है। नवरात्र पर सीएम नायब सिंह सैनी देंगे तोहफा। किसानों को मिलेगा धान खरीद का तोहफा। राज्य में 22 सितंबर से शुरू होगी धान खरीदी। सीएम सैनी ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। बढ़ाई गई डिलीवरी व बोनस राशि की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून की गई है अवधि। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये तोहफा देने जा रहे हैं। नवरात्रि पर सीएम नायब सिंह सैनी देंगे तोहफा। किसानों को मिलेगा धान खरीदी का तोहफा। राज्य में 22 सितंबर से शुरू होगी धान खरीदी। राज्य में 22 सितंबर से शुरू होगी धान खरीदी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला रेवाड़ी के गांव पहलवास में बीती रात गौ तस्करी की कोशिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके से 7 गायों को मुक्त कराया और वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज एक रोडाई पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि भाई एक गाड़ी खराब खड़ी है और उसमें गायें हैं और बछड़े हैं। जी सूचना पुलिस मौके पहुंची है तो उसमें 4 गाय और 2 बछड़े मिले हैं, जिन्हें कब्जा में ले लिया है और केस रजिस्टर्ड कर लिया है। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? वो पशु क्रूरता अधिनियम और कौशल एक्ट के तहत पर्चा दर्ज किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महेंद्रगढ़ से जहां हरियाणा के नागल चौधरी क्षेत्र के इकबालपुर नगली गांव स्थित जोहड़ में राजस्थान के कोहराना गांव निवासी संजय कुमार की डूबने से मौत हो गई। संजय शुक्रवार शाम पशु चारा लेने हरियाणा के गांव अकोली आया था, लेकिन रात भर घर नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों को जोहड़ के पास बाइक और कपड़े पड़े मिले, जिससे संदेह हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और बाद में एसडीआरएफ टीम ने करीब 17 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक अविवाहित था और परिवार के लिए, आपको बता दें, पशुओं के लिए चारा लेने आया था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर जो ये आज मामला हुआ था वो क्या मामला? कल संजय नाम कड़वी लेने आया था, राजस्थान का रहने वाला था। उसकी डूबने की सूचना मिली थी। इसको एसडीआरएफ टीम ने बुलाया गया मौके पर, जिन्होंने डेड बॉडी को जोड़ से निकाला। ये मामला जी मेरा बड़ा भाई है, वो यहाँ पे कड़व देखने आया था अकोली गांव में। अच्छा। तो उसके पास मैंने 351 पे फ़ोन किया था, बात हुई थी। उसके बाद मैंने बात की तो उससे पूछा भाई कहाँ पे है, तो उसने बोला भाई मैं अकोली गांव में कड़व देखने गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने 4:45 या 4:43 पे कॉल की, वो फ़ोन बंद आ रहा था। मैं गया हुआ था बहरोड, सामान दीवाने टाइल पत्रों का। उसके बाद मैंने वहाँ से 4:45 बजे से चला। उसके बाद फोन किया यहाँ पे लगातार और घर पे करता रहा। घर पे ये पूछ रहा था जी भाई आया, और यहाँ पे इसलिए कर रहा था कहीं उसका फोन खुल जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसान श्रवण सिंह ने अपने घर के रख रखाव के लिए दलाल से कर्ज लिया और अपनी 13 एकड़ जमीन लीज पर लेकर धान की फसल लगाई, जिस पर अब तक 5,50,000 रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन बाढ़ के पानी ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। किसान श्रवण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास न तो अपना घर है और न ही कोई संपत्ति। उन्होंने पंजाब के सभी संगठनों और वारिसों से मदद की अपील की। ये भाई सारी निमान पैली जिन्नी नहीं है। हाँ जी, तो मैं पहली बार ये थां लिया। हाँ जी, तो यदा 13.5 किले थां लिया तो लगभग ठेका 4,36,000 रुपये के करीब बनता। वो मैं ठेका दे चुके हाँ। ये जो बरसात हुई आ सब तो पहला डुबदा आ तो मगरों पानी निकलता। मैं गरीब है ये रगड़िया गया। मैं बहुत घाटा पाया जी, भी हिसाब कर लो कि 2-2 फुट 3-3 फुट पानी अजे भी खलोता। मैं यो कहना कि दानी सजना सिख जथेबंदियां जी भी आ, कोई सरकार मेरी मदद कर दे तो चलो मेरा कोई मदद हो जाए तो चंगी गल नहीं, तो मैं सारी उम्र मैं निकल नहीं सकता कर्जे की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए नशा तस्करों को पकड़कर जेलों में भेज रही है और किस्को ऑपरेशन पर नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली जा रही है ताकि नशा मुक्त पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जा सके। उसी कड़ी के तहत मोगा के निहाल सिंह वाला विधानसभा के गांव में थाना मुखी पूर्ण सिंह की अगुवाई में किस्को ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन में करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस ऑपरेशन में जो भी रिकवरी होगी उसकी जानकारी मोगा पुलिस के एसएसपी अजय गांधी प्रेस वार्ता में बताएंगे। वहीं थाना मुखी पूर्ण सिंह ने बताया कि एसएसपी अजय गांधी के दिशा निर्देशों पर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए ये किस्को ऑपरेशन किया जा रहा है। जय सर, पंजाब सरकार वालों नशा के खिलाफ विधी हुई मुहिम के तहत मानयोग डीजी साहब पंजाब ਅਤੇ मानयोग एसएसपी साहब श्री अजय गांधी जी IPS SSP साहब मोगा SPD साहब मोगा ਤੇ DSP ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਨਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨੰਗਲ
ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा की जिला अदालत में फैमिली डिस्प्यूट को लेकर चल रहे झगड़े की पेशी पे आए दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में लड़की के भाई को गंभीर चोटें आई, जिसे मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने पहुंचे लड़की के परिवार वाले, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने अस्पताल में भी झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने आकर उन्हें खदेड़ा और कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ, ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ MLR ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ कार्रवाई है वो की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मोगा से है, जहां पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने आपको बता दें मोगा जिले के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 1988 के बाद ये सबसे बड़ी तबाही है, जिसमें 2000 से अधिक गांव प्रभावित हुए और 57 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। मंत्री ने मोगा शहीदी स्मारक पर गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और केरो बांध निर्माण की मांग को केंद्र तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा जिला प्रधान डॉक्टर हरजोत कमल ने हलवारा एयरपोर्ट को चालू करने की मांग भी रखी, जिसे मंत्री ने सकारात्मक रूप से लिया। जैसे कि पंजाब में बहुत बारिश होने के बाद जो आपदा आई है, जो एक स्थिति संकट की स्थिति निर्माण हुई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक हवाई सर्वेक्षण किया, वो खुद पंजाब आकर गए। उसके बाद उन्होंने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत के कार्य के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज भी डिक्लेयर किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से, जहां पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर वायरस और जल्दी आपको बता दें हल्दी रोग से प्रभावित धान की फसल का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जिले में करीब 8000 एकड़ फसल प्रभावित हुई है, विशेषकर PR 131, PR 132 और PR 114 किस्में हैं। उन्होंने कृषि विभाग को तत्काल जाँच और रोकथाम के निर्देश दिए। मैं पिछले 1 महीने तो लगातार ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें मंडला से है, मध्य प्रदेश के मंडला से अहम खबर है, जहां विकास खंड घुघरी के हाई स्कूल डोंगर जनप्रतिनिधियों द्वारा बच्चों को पीटने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में नाराजगी है। सहायक आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। लोगों का कहना है कि अब शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को पीटने से मनाही है, बावजूद इसके कोई जनप्रतिनिधि विद्यालय पहुंचकर बच्चों की पिटाई किसी तरह कर सकता है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान गंदगी का अंबार देखने को मिला। कार्यालय परिसर में गाजर घास फैली हुई है और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव निकल रहे हैं, जबकि अधिकारी स्वच्छता अभियान को लेकर जनपद क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। परिसर में सैकड़ों लोगों का रोजाना आना जाना होता है, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। जनपद पंचायत सीईओ की उदासीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5वें वित्त आयोग की राशि रख रखाव के लिए खर्च की जा रही है, फिर भी कोई निर्माण कार्य या सफाई नजर नहीं आ रही। जो हमारा नवरात्र पर्व है, शारदीय नवरात्र पर्व, इस पर्व में जो गरबा पंडाल है उसमें जो अश्लीलता, बुअड़ता और अश्लील गानों पे नृत्य किया जाता है, उस नृत्य पे पाबंदी हो। जो नियान थीम अभी समाज के बीच में प्रचलन में है, उस नियान थीम पे पाबंदी हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर साल के तरह इस वर्ष भी नवरात्र में भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा गरबा का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज हमारे इस पवित्र धार्मिक आयोजन में पश्चिमीकरण किया जा रहा है। युवक युवतियां देवी देवताओं के स्वरूप में अश्लील गानों में नृत्य करते एवं आज के दिनों में गरबा पंडालों में अजीब तरह की थीम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बॉलीवुड व नियोन थीम पर हमारे समाज पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गरबा पंडालों में हिंदू ही सम्मिलित हो सके ऐसा नियम हो, जिसके लिए आधार कार्ड चेक किया जाए, क्योंकि ऐसे आयोजन में आने से लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। हाईवे किनारे या हाट बाजार में आपको बता दें मांस और मटन मछली की दुकानें नवरात्र से पूर्व पूरी तरह से बंद हो। उक्त ज्ञापन सांवरी नायब तहसीलदार रमाकांत चौक से के समक्ष लोगों ने दिया है। जो हमारा नवरात्र पर्व है, शारदीय नवरात्र पर्व, इस पर्व में जो गरबा पंडाल है उसमें जो अश्लीलता, बुअड़ता और अश्लील गानों पे नृत्य किया जाता है, उस नृत्य पे पाबंदी हो। जो नियान थीम अभी समाज के बीच में प्रचलन में है, उस नियान थीम पे पाबंदी हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डिंडोरी से है, जहां आपको बता दें करंजिया पंचायत के एकीकृत माध्यमिक शाला चकरार में महत्वाकांक्षी मिड डे मील योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। अभिभावकों द्वारा बच्चों को मानक विहीन अपर्याप्त एमडीएम परोसने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बावजूद दोषियों पर कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महिला समूह जहां रामनगर स्थित उचित मूल्य की दुकान द्वारा घटिया चावल मुहैया कराने का आरोप लगा रहा है, वहीं समय पर कुकिंग गैस सिलेंडर न मंगाकर चूल्हे में भोजन तैयार कराने की तोहमत भी मढ़ी जा रही है। ठीक है, पहले चीज़ संज्ञान में नहीं आई थी, अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है और इसकी जांच कराएंगे विस्तृत टीम बना के, और यदि कमी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सर गैस चूल्हा वितरण किया गया था समूहों को, लेकिन देखा जा रहा है कि ज़्यादातर महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही हैं, जिससे उनको खासी परेशानी हो रही है। अब क्यों नहीं कर रही हैं ये आप तो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, किस कारण से नहीं कर रही हैं। उनको मिल नहीं रहा कि वो मिल रहा है, इसके बाद जानबूझ के नहीं कर रही हैं इस तरह की। इसको भी इसका एक सर्वे करा लेंगे क्या स्थिति है। यहाँ 77 बच्चे दर्ज हैं। कौन सा स्कूल है? ये है माध्यमिक शाला चकरार। यहाँ जो मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है, यहाँ बच्चों को मेन्यू के हिसाब से तो मिलता नहीं है, और दूसरी चीज़ चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है। हाँ सर, वे मेन्यू के हिसाब से बच्चों को समूह वाले भोजन उपलब्ध नहीं कराते। क्या वजह है, क्यों नहीं कराते? अब वजह वही समूह जो चला रहे हैं उनके पास राशि आता है नहीं आता, ऊपर से तो राशि आता होगा, लेकिन समूह वालों की लापरवाही है। अम्बे सहायता समूह। कौन से स्कूल के लिए खाना बनाती? सांझा चूल्हा आंगनवाड़ी खिलाई। ये स्कूल में कितने बच्चों के लिए खाना बन रहा है आज? जी हाँ, 45 हैं सर। आपकी आँख से आंसू निकल रहा है, धुएं में खाना बना रही हो, अब क्या वजह है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान गंदगी का अंबार देखने को मिला है। कार्यालय परिसर में गाजर घास फैली हुई है और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव निकल रहे हैं, जबकि अधिकारी स्वच्छता अभियान को लेकर जनपद क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं।
परिसर में सैकड़ों लोगों का रोजाना आना जाना होता है, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। जनपद पंचायत सीईओ की उदासीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5वें वित्त आयोग की राशि रखरखाव के लिए खर्च की जा रही है, फिर भी कोई निर्माण या कोई सफाई नजर नहीं आ रही। स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। राजनांदगांव में एआई आधारित फोटो एडिटिंग के बढ़ते ट्रेंड को लेकर साइबर अपराध और पहचान चोरी के खतरे को देखते हुए पुलिस ने नवाभियान अभियान शुरू किया है। गूगल जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म पर रेट्रो लुक और 3D स्टैच्यू स्टाइल में तस्वीरें बदलने का चलन जहां रचनात्मक लग रहा है, वहीं विशेषज्ञों ने फेस डेटा और बॉडी मैपिंग के गलत इस्तेमाल की चेतावनी दी है। इस अभियान के तहत 168 स्कूलों और कॉलेजों में साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ एक साथ जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें लगभग 50,000 लोगों को शिक्षित किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और कलेक्टर संजय अग्रवाल की अगुवाई में ये मुहिम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। सीएसपी वैशाली जैन ने बताया कि ब्लाइंड फॉलोइंग के चलते प्राइवेसी वायलेशन और डेटा ब्रीच की घटनाएं बढ़ रही हैं। डीप फेक वीडियो और फर्जी प्रोफाइल जैसे साइबर अपराधों से बचने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी जांचने और संदिग्ध ऐप्स से बचने की सलाह दी गई। देखिए, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें लोग AI जनरेटेड फोटोज या वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो किसी चैटबॉट से के थ्रू कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो। तो ये एक ट्रेंड जेनजीज में या फिर नॉट जस्ट जेनजीज, बाकी के वर्ग के लोगों में भी बहुत ज़्यादा पैटर्न में है। तो ये एक तरह की ब्लाइंड फॉलोइंग होती जा रही है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 कि इससे हमारी प्रिवेसी भी वायलेट हो रही है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के डोंगर गांव निवासी एक छात्र को लेकर नवोदय विद्यालय में गंभीर आरोप सामने आए हैं। परिजनों का कहना है कि छात्र को फांसी के फंदे से लटकाकर जान देने की साजिश रची जा रही थी। बच्चे के पिता चंद्र कुमार जैन ने डोंगरगढ़ एसडीओपी से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्र को विद्यालय में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक जांच की मांग की जा रही है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महासमुंद से है, जहां पिथौरा थाना क्षेत्र का फांसी के फंदे से लटका 100 मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। आपको बता दें, कोहा बाहरा रायतुम निवासी 35 वर्षीय मजदूर जालंधर यादव यहां एक एजेंट के यहां नौकरी करता था। आरोप है कि 3 दिन पहले एजेंट के गुरु के घर आकर जालंधर को अपने साथ लेकर चले गए थे। बीती शाम मजदूर का 100 स्वास्तिक ऑटो डीलर ऑफिस की खिड़की से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मजदूर ने काम दिलाने वाले एजेंट से करीब 40,000 रुपए एडवांस ले रखे थे। इसके बाद किसी वजह से उसने काम करने से इनकार कर दिया था, जिससे एजेंट के गुर्गे उसे धमकाते आ रहे थे। आरोप है कि एडवांस दी गई रकम के एवज में दुगना 80,000 लौटाने का दबाव बनाया जा रहा था। इसलिए परिजन मौत को हत्या ठहराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सामने में लाओ, खड़े करो, ओकर बाद जो कुछ करहू लेके जाओ, जैसे करो। पहले जो आदमी लेके गए है ओकर नाम बताए हो, ओकर गांव के नाम बताए हो, और सामने में लाके खड़े करो, बोला पहचान भी लूं। खड़े करो। हीरा लाल है जालंधर यादव, पिता संपत यादव, जो कि कवा बारा के निवासी हैं। उनके फांसी लगाने मर्ग संबंधी सूचना पुलिस को थी, जिस पर थाना पिथौरा से पुलिस घटनास्थल पहुंची थी और विधिवत परिजनों की उपस्थिति में मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है। फॉरेंसिक की टीम अभी घटनास्थल पे और शव निरीक्षण की कार्रवाई फॉरेंसिक की टीम के द्वारा की जा रही है और पश्चात जो है वो पीएम की कार्रवाई जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराई जाएगी। एक मामला यही वाला है, भट्ठा वाला सरदार वो लाने रही इसका 40,000।
ठेला पर नहीं 80,000 ये मन है सरदार मन है 80,000 पर नहीं से तो मैं सुबह का नहाए जात रही हूँ 5 बजे तो 4 जन गिर ही नहीं उठा के नाने बरेला तब बेचारा खटिया में सुते रही तेलसीरा तो उठा ही नहीं और उठा के बाद में वो गाड़ी में जोड़ी नहीं और जोर के नानी नहीं वो किसाब करे घलो नहीं जान दी नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां कुम्हारी बॉर्डर पर टोल नाके से कुछ दूर पहले पुलिस ने 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। बड़ी नकदी रकम की बरामदगी 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों से की गई है। साथ ही 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार 4 युवक बरामद हुई रकम रायपुर से गुजरात पहुंचाने ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि आईटी टीम को सूचना देकर बुला लिया गया। चले इंक्लूड कर। दुर्ग पुलिस द्वारा कुम्हार स्थित टोल प्लाजा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां 2 स्कॉर्पियो वाहन महाराष्ट्र पासिंग गुजर रही थी। सूचना के आधार पर एसीसीयू की टीम और दुर्ग कुम्हारी थाने की टीम ने मिलकर के दोनों गाड़ियों को रोका और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें एक गाड़ी में 3 करोड़ और दूसरी गाड़ी में 3 करोड़ 60 लाख, टोटल कुल जुमला रकम 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। नकदी रकम थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, पलासियो मॉल में गोली चलने से हड़कंप मच गया है। बाउंसर से विवाद के बाद फायरिंग हुई है। महिला सहित हिरासत में लिए गए 4 आरोपी। महिला सहित हिरासत में 4 आरोपी लिए गए हैं। वारदात की सूचना के बाद भी नहीं पहुंची है पुलिस। बाउंसर की महिला सहित हिरासत में लिए गए हैं 4 आरोपी। वारदात की सूचना के बाद भी नहीं पहुंची है पुलिस। बाउंसर की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित पलासियो मॉल का ये पूरा मामला है। बाउंसर से विवाद के बाद हुई फायरिंग। महिला सहित हिरासत में लिए गए 4 आरोपी। वारदात की सूचना के बाद भी समय से नहीं पहुंची थी पुलिस। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस। महिला सहित 4 लोगों को 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वारदात की सूचना के बाद काफी देर तक नहीं पहुंची पुलिस। कल देर रात्रि लगभग 2 बजे थाना सुशांत गोल्फ सिटी को यह सूचना मिली कि इस थाना के अंतर्गत पड़ने वाले एक मॉल में कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां के सुरक्षा कर्मियों से झगड़ा कर लिया गया, जिसके बाद इनमें से एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलासियो मॉल में मारपीट का ये मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, गोली चलने के बाद ये वीडियो सामने आया है। मॉल के अंदर एक कार में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। ये घटना गोली चलने के बाद सामने आई। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। सुरक्षा कर्मी व अन्य लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। ये नया वीडियो सामने आया। गोली चलने की घटना के बाद ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ी में बैठे लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसकी घटना वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गोलीकांड के बाद की बताई जा रही है वीडियो। सुशांत गोल्फ सिटी के पलासियो मॉल का यह पूरा मामला है। तो
पलासियो मॉल में गोलीकांड के बाद की ये घटना बताई जा रही है, वीडियो बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर जनपद बहराइच से सामने आ रही है। गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हुई है। जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से बच्चियों की मौत हुई है। आपको बता दें, पुल निर्माण के लिए जेसीबी से ये गड्ढे खोदे गए थे। खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से बच्चियों की मौत हुई है। खेलते समय पैर फिसलने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत से कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्चियों के शवों को गड्ढे से बाहर निकाला है। कोतवाली देहात के चित्तौरा मसीहाबाद गांव की यह घटना है। तो पुलिस ने बच्चियों के शवों को गड्ढे से बाहर निकाला। कोतवाली देहात के चित्तौरा मसीहाबाद गांव की यह घटना है। बहराइच से अहम खबर, गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार में शामिल एनडीए के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के पहले चरण यानी कि 22 सितंबर से 29 सितंबर 2025 की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी में किए गए सुधारों को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि त्योहारी सीजन में व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का नेतृत्व सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके इलाके में हर रोज अलग अलग स्थानों पर होगा। मुख्यमंत्री खुद इस अभियान में शामिल होंगे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी लगातार इस अभियान में 7 दिन इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलसी और पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में रोजाना 1-2 घंटे बाजारों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उन्हें अभियान से जोड़ेंगे ताकि ये पहल हर स्तर पर प्रभावी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानों पर गर्व से कहो ये स्वदेशी है का पोस्टर लगाएं। साथ ही दुकानदारों से आग्रह करें कि वे अपने यहाँ स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। अभियान के दौरान यह संदेश दें कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत के श्रम, हुनर और परिश्रम की पहचान है। स्थानीय और भारतीय उत्पादों को अपनाने से ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का सपना साकार होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कानपुर की घटना को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लखनऊ में विशेष समुदाय की महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सपा नेत्री सुमैया राणा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं लिखी तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया। सुमैया राणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है और कानपुर की घटना पर माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रही महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस द्वारा अधिवक्ता साथियों को अपमानित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आगरा में पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए अधिवक्ता के घर में घुसकर उसकी पत्नी से अभद्रता करते हुए मारपीट की। इसी तरह हापुड़ में से एक कदम आगे बढ़कर अधिवक्ता को मुठभेड़ की धमकी दी। पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हुई पुलिसिया मनमानी की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर नाराजगी जताई गई। घाटमपुर तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एसडीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेटियल जांच का कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कराने की मांग की है। ये जो बनारस में जो अधिवक्ताओं के साथ हुआ लाठीचार्ज, मतलब जो है कई जगह जो है अधिवक्ताओं के साथ उनको जबरदस्ती ले जाया गया और उनको धमकी दी गई। अधिवक्ताओं को सुरक्षा अधिनियम जो है लागू किया जाए, प्रोटेक्शन एक्ट। यही विरोध है पुलिस प्रशासन का कि अधिवक्ताओं के साथ जो हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और मजिस्ट्रेटी जांच करावें। आज हम लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है।
उसमें हमारी प्रमुख मांगे ये रहीं कि बनारस व आगरा में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा जो अभद्रता उत्पीड़न किया गया है उसकी उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेटी जांच तथा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। और हमने बार एसोसिएशन में भी मांग रखी कि जिन महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया है वहां की पुलिस बहुत निरंकुश है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां जलेश्वर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने वाला एक ससुर गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ अमित कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बहू से दुष्कर्म करने वाले आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई की है। अगली खबर औरैया से है, जहां लखनऊ लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रदेश के 1647 थानों में 9 स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एसओपी पुस्तिकाओं का विमोचन और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी संपन्न हुआ। औरैया जिले में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उत्साहपूर्वक देखा गया। एसपी अभिषेक भारती के निर्देशन में कोतवाली औरैया पर अधिकारियों व कर्मियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। थाना व सर्किल क्षेत्रों में पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। आज के समारोह में उपस्थित हमारे मंत्रीगण शाहजहांपुर में। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां थाना गुलावटी कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 अंतरराज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 37 एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल फोन, अवैध असलाह, चाकू, वरुणा कार और बाइक बरामद हुई। मुजफ्फरनगर के चरथावल निवासी अमित, अनिल और श्रवण एटीएम बूथ पर मदद का झांसा देकर लोगों के कार्ड बदलते और खातों से पैसे निकालते थे। आरोपियों ने गुलावटी और बरेली में वारदातें करने की बात कबूली है। देखिए, जनपद बुलंदशहर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उसमें थाना गुलावटी पुलिस को एक विशेष सफलता हासिल हुई है। एक अंतरराज्यीय गिरोह जो कि कई राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अपने आपराधिक कृत्य कारित करता है, उसको आज गुलावटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं अमित, श्रवण और अनिल, ये तीनों चरथावल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एटीएम जो सेंटर होते हैं जहाँ पे एटीएम मशीन लगी होती है, वहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या जो महिलाएं होती हैं जिनको एटीएम से पैसा निकालने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है, वो सहायता के नाम पे आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर के बिल्हौर ब्लॉक में आज मिशन सशक्तिकरण फेज 5 का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन कनेक्शन के जरिए इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों व समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना, जागरूक करना और आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। आज माननीय 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पे काम करना, जिसमें हमारे विभाग बाल विकास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं और 0 से 6 साल के बच्चे हैं। जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति फेज 5 आज स्टार्ट हुआ है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये फेज जो है महिलाओं की स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के दृष्टिगत 5वां चरण चलाया गया। इससे पहले भी 4 चरण चले हैं, जिसमें महिलाओं को कई तरह से जो है उनको स्वावलंबी बनाए जाने का जो है प्रयास किया गया है। अगली खबर बरेली से है, जहां मेरठ में कथावाचक राम भद्राचार्य द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में बरेली में आस संगठन की मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पटेल चौक से थाना कोतवाली तक पैदल मार्च करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया और राम भद्राचार्य पर मुकदमा दर्ज करने की अध्यक्ष समयून खान ने चेतावनी दी कि यदि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। देखिए,
तारीख को जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने मेरठ में कथा वाचन के दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम में महिलाओं की है उतनी दुर्गति कहीं नहीं। महिलाओं को इस्लाम में 25-25 बच्चे पैदा करवाते हैं और उसके बाद 3 तलाक दे देते हैं, यूज एंड थ्रो समझते हैं। तो मैं श्री राम भद्राचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके की दुर्गति की बात करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नरवल थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा, जबकि दिल दहला देने वाली इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक सर्वेश शराब का लती और पेशे से ट्रक ड्राइवर था। शनिवार सुबह घर पहुंचकर शराब को लेकर छोटे भाई पीयूष से उसका विवाद हो गया। गुस्से में आपाक होकर 16 वर्षीय पीयूष ने गड़ासे से अपने बड़े भाई सर्वेश की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। इसलिए हत्या अभियुक्त तो छोटा भाई मौके से फरार हो निकला। घटना के समय मां खेतों में काम करने गई थी, जबकि एक अन्य भाई रवि गाँव में ही गया था। घर पहुंचने पर रवि को भाई का शव जमीन पर पड़ा मिला। सूर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। थाना नरवल क्षेत्र बेहटा सकट गांव में एक मर्डर की सूचना मिली थी। ये मर्डर लगभग 1:30 बजे हुआ था। मृतक का नाम है सर्वेश। उसके ही सगे छोटे भाई पीयूष ने उसका मर्डर किया था एक बड़े चाकू से, और अभी वो फरार चल रहा है। इसका हम लोग मुकदमा 78/25 नरवल थाने में लिखवाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के देहरादून से हम खबर। धू धू कर जली है एम्बुलेंस। जनहानि नहीं हुई है फिलहाल कोई, लेकिन मरीज को लेकर पौड़ी श्रीनगर से जा रही थी एम्बुलेंस, जिसमें आग की घटना सामने आई। वेस हॉस्पिटल से रेफर किया गया था मरीज। हादसे के बाद साथ चल रही दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हुआ मरीज। सूचना पाकर पहुंची दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसे के बाद एम्बुलेंस सुरक्षा मानकों पर उठ रहे सवाल। भोईवाला फ्लाईओवर पर अचानक आग की भेंट चढ़ी है एम्बुलेंस। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के ढकरानी क्षेत्र में शक्ति नहर की पटरी पर आपको बता दें, घास चर रही 4 भैंसें अचानक नहर में गिर गईं, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मौजूद युवाओं ने जान जोखिम में डालकर 3 भैंसों को तुरंत बाहर निकाला, जबकि एक भैंस तेज बहाव में आगे बह गई। काफी मशक्कत के बाद उसे भी सुरक्षित निकाल लिया गया। स्थानीय वन गुर्जरों की ये भैंसें थी और युवाओं की साहसिक पहल से ये बड़ा हादसा टल गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक स्तरीय शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का आपको बता दें पाबो के खुडेश्वरी मैदान में आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक के अंतर्गत सभी 7 संकुलों से आए विभिन्न विद्यालयों के 210 छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी पाबो अमित चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन छात्रों ने कबड्डी, खो खो व अन्य दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विनोद रावत, जिला पंचायत सदस्य कलूड़ भरत सिंह रावत, जिला पंचायत सदस्य कालों करमवीर भंडारी, मनवर सिंह विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य पाबो संदीप रावत ने संयुक्त रूप से किया है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। 600 मीटर में मैं फर्स्ट आई थी। दीपस मरकोड़ी है, यहाँ पे मैट भी सही हुई है, फिर विचार की है, और यहाँ पे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़ाया जाए दौड़ में। योगिता। मेरे स्कूल का नाम भागवत मांटेश्वरी जूनियर हाई स्कूल है, और सर ये मेरी कबड्डी टीम है। सर पहले हम मिट्टी में खेलते थे, और सर अब हमारे लिए मैट लगाई गई है। सर हमें अच्छा लग रहा है खेल के। सर वो खाना टीचर्स की तरफ से दिया जाता है, और मुझे यहाँ खेल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा कबड्डी नहीं हुआ, जो कबड्डी की मैट आ रखी हैं और शूज़ भी आ रखे हैं, तो वो बहुत अच्छी सुविधा है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि 15,000 बहुत कम है,
और हमारे ब्लॉक में पूरे 300 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके लिए अधिक से अधिक धनराशि भेजने का प्रयास करें। सर देखिए, यहाँ पे जो हमारे खंड स्तरीय जो ब्लॉक खेलकूद चल रहे हैं उनमें सबका ही सहयोग अग्रणी रहा है, और मुख्यतः सारी शिक्षक शिक्षिकाओं का, ये जो बच्चे नौनिहाल हमारे जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और इनमें क्या है प्रतिस्पर्धा की भावना, सहभागिता की भावना, और कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में ये अपने को आगे बढ़ाने के लिए भावी जो हमारे देश के कर्णधार हैं, इनको यही एक मैदान मिलता है जिससे ये अपने आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। सर सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे विकासखंड पावो में आए। यहाँ पे जो धनराशि की बात है तो हमारे विभाग से 15,000 रुपये ब्लॉक के लिए मिलते हैं, और उसी में हम सभी लोग टीचर लोग जितने भी हमारे विकासखंड पावो के हैं सभी लोगों के सहयोग के द्वारा ये भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पे जो शीतकालीन शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है वाकई मेरे जो जनपद पौड़ी में है 15 ब्लॉकों में, यहाँ जो विकासखंड पावो की मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता मैंने देखी है, बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की है। यहाँ पे हमारे शिक्षकों ने, यहाँ पे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक समन्वय भाव से कार्य करते हुए और बहुत ही अच्छी कम बजट में जो सुविधाएं हो सकती हैं, बेहतर से बेहतर हो सकती है, वो करने का यहाँ पे प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वालों का, और साथ में ही मैं गुरुजन वर्गों का भी धन्यवाद करता हूँ, और हमारे प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे गुरुजनों ने यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रखा है। और मैं तहे दिल से गुरुजनों का भी धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ के सम्मानित क्षेत्रीय जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। इसका श्रेय सब हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को जाता है, और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पूरा सहयोग इसमें दिया है। पूरे मनोयोग से सुबह से 7 बजे से हम सब लोग यहाँ पर आ गए थे, और जिस तरह से हमारे सर ने हमें निर्देश दिए हैं उसी तरह से हमने सारा यहाँ पर काम किया। देखिए, आज प्रारंभिक शिक्षा की जो है ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है खुड्डेश्वर महादेव मैदान में। यहाँ पे इसमें जो है पाबू ब्लॉक के 7 संकुल प्रतिभाग कर रहे हैं। 7 संकुल से तात्पर्य है कि पहले ये स्कूल लेवल पे प्रतियोगिताएं होती है, फिर संकुल लेवल प्रतियोगिताएं होती है, वहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं फर्स्ट सेकंड नंबर पे, वो ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। और जो दूसरा जानकारी थी आपकी कि धनराशि आती है, इसमें देखिए 3 स्तर पर धनराशि हमको प्राप्त होती है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।